हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। तो कोलॉइड शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे इनका पूरा नाम कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन को हम सिंपली सॉल्यूशन बोलते हैं, वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोलॉइड्स ऐसे बोला जाता है। तो कोलॉइड्स है क्या? कोलॉइड्स आर द हेटेरोजेनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड as very fine particles in another substance called as dispersion medium। यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में वेरी फाइन पार्टिकल्स के रूप में डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है, उसको हम कोलॉइड्स कहते हैं। हेटेरोजेनस सिस्टम है, यानी माइक्रो ऐसे इट सीम्स टू बी होमोजेनस। ऐसे नॉर्मली हम देखेंगे तो होमोजेनस दिखेगा, बट व्हेन वी सी इट इन माइक्रोस्कोप इट विल बी सीन एज हेटेरोजेनस। इसके दोनों फेस अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसके दो फेस होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के। एक डिस्पर्स्ड फेस जो कि डिस्पर्स्ड होता है, मतलब बिखरा रहता है, स्कैटर्ड रहता है, जस्ट लाइक सॉल्यूट। जैसे अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट जो काम करता है वो काम, यानी वो वाला काम किसका है? डिस्पर्स्ड फेस। तो वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, जो सब्सटेंस डिस्पर्स्ड है, बिखरा है, स्कैटर्ड है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस। एज ए वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में डिस्पर्स है इन अनदर सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस में वो डिस्पर्स हो रहा है उस सब्सटेंस को कहते हैं डिस्पर्सन मीडिया। देन इनमें जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस होता है कोलॉइडल का, ट्रू सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का, जिनके कारण इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। वो मेन डिफरेंस है इसका कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं 1 nm to 1000 nm के होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल लेस देन 1 nm होते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल आर ग्रेटर देन 1 nm। nm मतलब नैनोमीटर, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। तो ये इनका पार्टिकल साइज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टिकल साइज का। इसी के कारण, इन पार्टिकल साइज के कारण ही ये कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, यानी कोलॉइडल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज इट इज ड्यू टू देयर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज इनका सॉल्यूशन से बड़ा है, इसीलिए टिंडल इफेक्ट देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देते। और ये सेटल डाउन नहीं होते हैं क्योंकि इनमें ब्राउनियन मूवमेंट होता रहता है, यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को अनबैलेंस टक्कर मारते रहते हैं। जैसे आप असेंबली के जस्ट पहले आकर के खड़े होते हो यहाँ फील्ड में और एक दूसरे को धक्का मारते हो, भागते हो इधर उधर, अनबैलेंस, उसको अनबैलेंस कोलिजन बोलते हैं। तो अनबैलेंस कोलिजन एक दूसरे से पार्टिकल से होते रहते हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। तो ये कोलॉइड्स की विशेषता है, इनके पार्टिकल्स के कारण होती है। खास तौर से दो प्रॉपर्टी, एक ब्राउनियन मूवमेंट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, और एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो कि टिंडल इफेक्ट है। आगे हम आपको और बताएंगे, और वैसे आपने 9th में भी इसको पढ़ा है। देन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोलॉइड के बारे में कि कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया। कोलॉइड्स का जो पार्टिकल्स का साइज होता है उनका इनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, यानी बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया से क्यों होता है? इसका कारण है छोटा साइज होने के कारण पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी, चलिए दिखाती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे सरफेस एरिया की, तो देखिए हमारे हाथ में ये चौक है। अभी इसका सरफेस एरिया कितना है? बड़ा साइज है इसका, बड़ी चौक है ना। इसका सरफेस एरिया अभी कितना है? ये पूरा इधर का ये सरफेस एरिया। अब हम इसको तोड़ करके छोटा कर दिए, इसका सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा? पहले सिर्फ इतना सरफेस एरिया था, जब हमने इसको तोड़ दिया तो सरफेस एरिया ये वाला और बढ़ गया। हम इसको और टुकड़ा कर दें छोटा, सरफेस एरिया और बढ़ गया, इधर का और बढ़ गया है ना। और छोटा कर दें तो और सरफेस एरिया बढ़ गया। तो हम इसको जितना छोटा करते जाएंगे उतना इसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं छोटे साइज के कारण इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको पाउडर्ड फॉर्म में कर दें तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है? एक एक पार्टिकल और उसके चारों तरफ का जो भी एरिया है बाहर पूरा, तो वो उतना सरफेस एरिया, जैसे जैसे हम इसका साइज छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा उस सब्सटेंस का सरफेस एरिया होता चला जाएगा। तो कोलॉइड्स की खास विशेषता है कि इनका पार्टिकल साइज के कारण
छोटे साइज के कारण इनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, इसके कारण ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स की जगह हम इसको लिख सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल्स को नहीं लिखना चाहिए हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो 3 क्राइटेरिया के बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। तीनों ही क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तीनों ही क्राइटेरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्राइटेरिया क्या क्या हैं जिसके आधार पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कैसा नेचर है उसके बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और तीसरा टाइप है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के टाइप के बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट मींस डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ पर अगर आप डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम भूल जाओ तो ऐसे करके इसको याद कर लो, सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब कौन चीज स्कैटर्ड है और किस में स्कैटर्ड है, अगर ये भूल जाओ तो ऐसे याद कर लो कि डिस्पर्स्ड फेस एज ए सॉल्वेंट मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एक डायग्राम बना दिया। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजिनस सिस्टम है। हेट्रोजिनस सिस्टम है मतलब इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल आपको अलग अलग दिखेंगे लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होता है, ठीक है। और नेकेड आई से वो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। हमने यहाँ डायग्राम में माना है जो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं उनको डिस्पर्सन मीडियम माना है और जो ग्रीन कलर की डॉट्स हैं उनको हमने डिस्पर्स फेस माना है। तो डिस्पर्स फेस क्या है, अगर आप भूल जाओ तो नॉर्मली ऐसे याद कर लो कि जो सॉल्यूट का काम है, मतलब सॉल्यूट डिस्पर्स फेस है और सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम है, तो आपको याद रहेगा डिस्पर्स फेस घुला है इन डिस्पर्सन मीडियम, चाहे ऐसे याद कर लो। डिस्पर्स फेस इज डिजॉल्व वाला शब्द नहीं आएगा, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे रहते हैं, बट अपने मेमोरी के लिए याद करने के लिए कि कौन सा डिस्पर्स फेस है कौन सा डिस्पर्सन मीडियम है। तो डिस्पर्स फेस इज डिजॉल्व इन डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्स फेस क्या है, सॉल्यूट है और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट है। बट कॉलॉइड के लिए हम कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं करते हैं, हमेशा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम ही बोलते हैं। ये आपका मेमोरी एड है कि आप डिस्पर्सन मीडियम को और डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स फेस को डिस्पर्सन मीडियम ना बोलने लगो, इसके लिए आपको बताया गया है ये। तो यहाँ देखिए ये हेट्रोजिनस सिस्टम है, ये डिस्पर्स फेस इज लाइक सॉल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लाइक द सॉल्वेंट, ठीक है। अब आता है ये क्लासिफिकेशन पे। तो 8 टाइप्स के क्लासिफिकेशन इसमें, मतलब 8 टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये है क्लासिफिकेशन of colloids on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium। तो जैसे आपने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े थे सॉल्यूशन में, उसी टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप हो गए, यानी डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा और लिक्विड होगा और गैस होगा, यानी सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो फर्स्ट टाइप का अगर डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हैं, तो जिस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उस टाइप को बोलते हैं सॉलिड। और एग्जांपल है इसका कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन, ठीक है, कांच के जो ग्लास बनाए जाते हैं कलर्ड वो। देन अगर सॉलिड डिस्पर्स फेस है लेकिन डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, यानी सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, तो उसको हम सॉल बोलते हैं। चाहे नॉर्मल भाषा में जैसे हम सॉल्यूशन बोलते थे ना, चीनी को पानी में घोला तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ना बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल, कोलाइडल सॉल या सॉल, सिंपल बोल दिया सॉल या कोलाइडल सॉल। क्या सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है, ठीक है। जैसे चीनी पानी में डिसॉल्व थी, वो तो ट्रू सॉल्यूशन बनना था, मेमोरी के लिए बता रहे हैं, उस तरीके के सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सॉल बोलेंगे, सॉल्यूशन सॉल है ना, सॉल, कोलाइडल सॉल, ठीक।
सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल है पेंट एंड सेल फ्लूइड। देन थर्ड वन इज सॉलिड डिजॉल्व इन गैस या डिस्पर्स्ड इन गैस। सॉलिड के पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन गैस, यानी सॉलिड है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम है गैस, तो कौन सा बनता है? एरोसोल बनता है। तो इसका एग्जाम्पल है स्मोक एंड डस्ट। ठीक है, लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड तो जेल बनता है, और मतलब टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? जेल, और इसका एग्जाम्पल है चीज, जेलीज। फिर है लिक्विड इमल्सन, यानी लिक्विड ही डिस्पर्स मीडियम है और डिस्पर्सन फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, तो ये इमल्सन कहलाता है। देन इमल्सन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इमल्सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर रिपीट होता है, और अभी आपका सिलेबस डिलीट भी हुआ है तो और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अभी के लिए भी पूछा जाने के लिए। वैसे अक्सर ये रिपीट ही होता है क्वेश्चन इमल्सन वाला, तो ये अपने आप में A+ ग्रेड का हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। ये यहाँ पर अभी आप देखेंगे, मैं बताऊंगी यहाँ पे 24 क्वेश्चन छुपे हुए इतनी छोटी सी टेबल में, ठीक। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर छुपा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है और एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा। इतना छोटा सा, इतना पढ़ने से आपके कम से कम 30 क्वेश्चन इसी इतने से लाके में से बन जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ते समय बस ये ध्यान देना होता है कि यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं, कोई चीज़ छूटती नहीं है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूरा जितना पढ़ा उसमें लिक्विड मतलब इमल्सन क्या है ये हो गया क्वेश्चन, या फिर अगर लिक्विड डिस्पर्स फेस और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है तो किस टाइप का बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये डिस्पर्स फेस और ये डिस्पर्सन मीडियम है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? कोलाइडल सॉल्ट इमल्सन बनेगा। एग्जाम्पल है मिल्क, हेयर क्रीम एंड बटर। देन नेक्स्ट है लिक्विड, अगर डिस्पर्स फेस है और मीडियम डिस्पर्सन मीडियम गैस है, यानी लिक्विड डिस्पर्सिंग गैस, यानी लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, दूसरी भाषा में समझ लो, तो ये कहलाता है एरोसोल। एरोसोल का एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड, स्प्रे। अभी ये ध्यान देना, एरोसोल यहाँ भी बन रहे हैं, एरोसोल यहाँ भी बन रहे हैं, दोनों के एग्जाम्पल याद रखिए। तो इमल्सन के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है आपका एरोसोल। ये वाला एरोसोल इम्पोर्टेंट, इमल्सन इम्पोर्टेंट। एरोसोल क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? देखिए आप ध्यान से, जब लिक्विड डिजॉल्व इन गैस है तब के एग्जाम्पल याद रखिए, और जब लिक्विड ये सॉलिड डिजॉल्व इन गैस है तब के एग्जाम्पल आप याद रखिए। दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग है। सॉलिड डिजॉल्व इन गैस है तब भी एरोसोल बन रहा है, लेकिन उसका एग्जाम्पल है स्मोक एंड डस्ट, और जब लिक्विड डिजॉल्व इन गैस है तब का एग्जाम्पल अलग है तो उसका भी नाम एरोसोल है, बट उसका एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड, स्प्रे वगैरह। ठीक है, लिक्विड डिजॉल्व इन गैस। ये एयर है हमारे चारों तरफ, और ये देखिए इसमें लिक्विड भरा हुआ है, हम इसका स्प्रे कर दें अगर तो क्या होगा? देखिए इससे अगर स्प्रे करते हैं देखिए तो क्या हो रहा है, ये देखिए सॉलिड, ये पार्टिकल्स जो है बिखर करके जा रहे हैं, हाँ, स्प्रे पार्टिकल्स। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका एरोसोल बन रहा है, यानी लिक्विड गैस में। तो जहाँ पर स्प्रे वाला है कोई भी, ध्यान दीजिए, तो स्प्रे वाला कोई भी चीज़ है गैस में डिस्पर्स हो रहा है तो क्या होगा? फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड, ये सब क्या है? ये क्या है? लिक्विड इन गैस। और यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, डस्ट गैस में है तो वो सॉलिड है। स्मोक, धुआं कैसे बनता है? कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, यानी सॉलिड डिसॉल्व इन, यानी सॉलिड डिस्पर्स इन गैस। तो सॉलिड डिस्पर्स इन गैस भी एरोसोल है, बट एग्जाम्पल ध्यान रखिए खास तौर से। और लिक्विड डिसॉल्व इन गैस भी एरोसोल कहलाता है, कोलाइडल सॉल्ट, तो बट एग्जाम्पल अलग है। फिर है गैस डिसॉल्व इन सॉलिड। गैस अगर सॉलिड में डिसॉल्व है उसका एग्जाम्पल है प्लूमिक स्टोन,
और स्पंज, ठीक है। ये गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड एंड देन गैस इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल है फोम। फोम या शेविंग क्रीम आती है ना, उसमें फोम आता है, या शेविंग के लिए आजकल फोम आता है ना, क्रीम में रेडीमेड। तो वो फोम जो है, फ्रोथ, वाइप्ड क्रीम, सोप, लेदर, ये सब काय के एग्जाम्पल हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके फोम के। तभी यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका आज का टास्क है, आपको ये करना है, ठीक है। ये टास्क क्या है, जितने इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना करके लिखेंगे, उनके आंसर भी लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ का इमल्सन वाले एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रही हूँ। आप फिर पूरी टेबल में से वो क्वेश्चन बना लीजिए, और खास तौर से वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सारी तो टेबल ही इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट खास तौर से एरोसोल, इमल्सन और जेल और फोम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन आया, नेम द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ इमल्सन। एक क्वेश्चन हो गया। जैसे इमल्सन का यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, व्हाट इज द डिस्पर्स फेस ऑफ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ इमल्सन। या फिर क्वेश्चन हो गया दूसरा, अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ दिया गया, व्हाट आर इमल्सन, ये। या फिर और क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया कि नेम द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। एक तरीके का क्वेश्चन होगा, नेम द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। और या फिर क्वेश्चन हो गया, इमल्सन के एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए, व्हाट इज इमल्सन, ऐसा नाम बताइए, कोलॉइडल सॉल्यूशन का नाम बताइए जिसमें डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो। या फिर क्वेश्चन हो गया कि इमल्सन के डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम की क्या फिजिकल स्टेट होती है वो बताइए, या फिर एग्जाम्पल बताइए ऑफ इमल्सन, ठीक है। या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड, ये क्वेश्चन हो गया। तो इतने से एक पॉइंट पे आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पूरे इस टेबल में आप समझ लीजिए 8 टाइप के आपने पढ़े हैं, तो 8 × 32 और मिनिमम 28 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं, जिसमें कम से कम 15-16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी 1 मार्क्स में आपसे ऐसे पूछ दिया जा सकता है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया। इसका ये पूरा क्लासिफिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, यही ऐसे सिंपली पूछ दिया गया। और या फिर यहाँ पर ये कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों को हम कोलॉइडल, आपने देखा ना सिरप्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं सिरप के फॉर्म में होती हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन के फॉर्म में। कोलॉइड दवाइयों को कोलॉइड के फॉर्म में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि दवाइयों को कोलॉइड के फॉर्म में लेने से क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस एरिया के कारण ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, वो आपको ध्यान से देख करके समझते हैं, ठीक है, और टास्क भी पूरा करना है। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखिए आप, मेन चीज है लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, और लायोफोबिक का मतलब होता है सॉल्वेंट। ऐसे ध्यान रखिए, फोबिया क्या होता है, फोबिया, फोबिया मतलब डर। तो लायोफोबिक, लायोफोबिक मतलब वो वाले कोलॉइडल सॉल्यूशन in which dispersed phase has very much hatred for dispersion medium, ठीक है। तो ये अगर याद है, फोबिया शब्द आपको याद है, तो इनका डिफरेंस याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो लायोफोबिक को पहले समझो। लायोफोबिक मतलब फोबिया किससे, डिस्पर्स फेस का डिस्पर्सन मीडियम से जहाँ फोबिया हो। तो डेफिनेशन क्या हो गई, आर लायोफोबिक सॉल्ट क्या हो गए, इन विच डिस्पर्स फेस हैज ग्रेट हेटर फॉर डिस्पर्सन मीडियम। और लायोफिलिक में इसका अपोजिट हो गया, लायोफिलिक में क्या हो गया, इन लायोफिलिक सॉल्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन द डिस्पर्स फेस हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्सन
मीडियम। ग्रेट एफिनिटी, एफिनिटी मतलब प्यार, डिस्पर्सिव फेज का डिस्पर्सन मीडियम से बहुत प्यार है। तो बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको फोबिया याद है और एफिनिटी याद है तो सारी प्रॉपर्टीज आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, और फोबिया भी रटने की जरूरत नहीं है। लायोफोबिक मतलब फोबिया, फोबिया किससे फोबिया? डिस्पर्स फेज का डिस्पर्सन मीडियम से फोबिया, यानी ऐसे कोलॉइडल सेल जिसमें डिस्पर्स फेज इज हेटेड फॉर डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, तो दूसरा डिफरेंस हो गया ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो सिंपल सी बात है, जहाँ प्यार होगा, एफिनिटी होगी, वो जल्दी बन जाएंगे। डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के पास इजीली आ जाएगा। और यहाँ पे फोबिया है, हेटेरोन है, तो फिर क्या होगा? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली। तो इसको रटने की अब जरूरत ही नहीं है, सिंपल ही है। देन नेक्स्ट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन होंगे? जो इजीली बन जाते हैं, यानी ये वाले रिवर्सिबल हैं। अगर एक बार इनका प्रेसिपिटेशन हो गया तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को मिलाकर के शेक कर दिया तो फिर से बन जाएंगे। जैसे गम है, स्टार्च है, इनके एग्जाम्पल मत भूलना। गम है, गम को पानी में मिलाया और ऐसे हिलाया, बन गया सॉल्यूशन। उसका स्टिकी होता है गम, देखा ना आपने? इसी तरह से स्टार्च को पानी में मिलाया, घोला, बन गया सॉल्यूशन थोड़ा सा गर्म करने से। और ये कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, ओनली प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। जो हाई फोबिया वाले हैं, फोबिक वाले हैं, लायोफोबिक हैं, वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, इनके लिए स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ती है। फिर रिवर्सिबल की बात करें तो ये रिवर्सिबल हैं, प्रेसिपिटेट होके पानी में शेक किया या डिस्पर्सन मीडियम में शेक किया, हिलाया, बन गए। लायोफोबिक के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है और ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल इन नेचर है। एक बार प्रेसिपिटेट आउट हो गए तो सिंपली इस तरह से शेकिंग करके नहीं बन पाएंगे, जैसे ये वाले बन जाते हैं, लायोफिलिक बन जाते हैं, सिंपल मिक्स करके वैसे नहीं बनेंगे। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में भी वही बात हो गया, क्योंकि इनमें एक दूसरे के प्रति क्या है? एफिनिटी है। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में ग्रेट एफिनिटी है तो वो स्टेबल होंगे। इनमें एफिनिटी नहीं है तो दूर दूर भागेंगे। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दूर दूर भागेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी नॉट स्टेबल। इनको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ता है लायोफोबिक के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा? ये वाले जो होते हैं लायोफिलिक, these salts are formed usually by organic substance like starch, gum and proteins। ये वाले जो सॉल्ट होते हैं स्टार्च, गम और प्रोटीन जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं। और जो लायोफोबिक होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं, जैसे कि मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के सल्फाइड्स वगैरह, ये लायोफोबिक होते हैं। ठीक। देन नेक्स्ट वन है आपका सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इन वालों में, लायोफिलिक वालों में सरफेस टेंशन इज यूजुअली लोअर देन द डिस्पर्सन मीडियम, और इनमें द सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के बराबर सरफेस टेंशन होता है सॉल्ट का, इसीलिए तो तनातनी बनी रहती है। ठीक है ना। अब इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये आपके स्टेबिलिटी तक है। अगर इतने भी याद कर लिए तो आपने ठीक है, और ये एग्जाम्पल करके याद कर लो, या नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस याद कर लो, या एग्जाम्पल याद कर लो। और वैसे अगर 3 नंबर में आया तो 6 पॉइंट आपने लिख दिए तो 3 नंबर मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको मिनिमम 6 पॉइंट बना करके बताया है। ठीक है। तो बच्चों अब हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के बेस पर क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट A+ ग्रेड का है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो ऐसे ही पूछा जाता है या किसी एक को पूछ दिया गया, तो या तो फिर कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके बेस पर आपको आंसर देना है। जनरली इंटरेक्शन फोर्सेस के आधार पर बताइए तो लायोफिलिक, लायोफोबिक। पार्टिकल्स के टाइप के आधार पे बताइए तो ये हो गए मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। और फिजिकल स्टेट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, वो क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा कभी, वो तो सीधे उसमें से 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, लायोफिलिक, लायोफोबिक का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में इनको कंपेरिजन करो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो मल्टी देखो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे रटना नहीं है आपको, और रट्टा मारने वाली आदत छोड़ देना है, समझना है। ये देखो मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब जानते हो ना, बहुत सारे। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इन दोनों को याद रखो, इन दोनों में, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल लिखने में गलती करके आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल इसमें, इसका एग्जाम्पल इसमें लिखाते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, ऐसे कोलाइड्स जो मल्टी मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने हो या पार्टिकल से मिलकर के बने हो, जो एग्रीगेट होते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, बट दैट बड़ा पार्टिकल इज विद इन द कोलाइडल रेंज। कोलाइडल रेंज से बड़ा नहीं होगा, यानी बहुत छोटे छोटे स्मॉल एटम्स या पार्टिकल्स आर एग्रीगेट टू फॉर्म ए लार्जर पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मतलब बहुत सारे मिलकर के एक बना लें, है ना। तो यहाँ शब्द से याद रखो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आर फॉर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ एटम्स or smaller molecules of a substance aggregate together to form a species which having size in within the colloidal range, जिसका साइज कोलाइडल रेंज के बराबर हो, ऐसे वाले को हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। मल्टी शब्द से यहीं से याद रखो। देखो इसी में आंसर छुपा हुआ, मैंने आपको कितने बार बताया है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर उसी में छुपे रहते हैं, इसमें कुछ रटना ही है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड मतलब क्या हुआ, बहुत सारे एटम्स या पार्टिकल्स इकट्ठे होकर के कोलाइडल पार्टिकल बना लें या कोलाइडल मॉलिक्यूल बना लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कहेंगे। इसी में तो आंसर छुपा है। कितना भी आप को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखा उसी में से आंसर ढूंढा, निकाल के लिख दिया। ऐसे ये है। मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मतलब बड़ा, इसमें भी आंसर इसी में छुपा हुआ है। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस जिनमें द पार्टिकल द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज इटसेल्फ लार्ज। ठीक है, तो लार्ज पार्टिकल्स किस में होंगे, इनके एग्जाम्पल याद रखो। इसका एग्जाम्पल है, देखिए नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ यहाँ पे जगह, चलिए लिखती हूँ। इसका एग्जाम्पल है सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट में क्या होता है, एस8। सल्फर की एटॉमिसिटी आपको पता है ना, सल्फर से ही याद रखो। छोटे छोटे एटम्स मिलकर के बड़ा एटम बना रहे हैं, अपनी बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सल्फर। और दूसरा हुआ गोल्ड सॉल्ट, एकदम सिंपल है। इसका तो एग्जाम्पल मल्टी मॉलिक्यूलर के तो एग्जाम्पल भूलना नहीं चाहिए, पर बच्चे इधर का इधर लिख करके आते हैं, इसका एग्जाम्पल इधर लाएं। देखो मल्टी का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे मिलकर के, छोटे छोटे मिलकर के बड़ा बनाए। सल्फर का एटोमिसिटी 8 होती है, आपको पता है। S8 मॉलिक्यूल, S8 मतलब सल्फर का सॉल्ट, उसमें छोटे छोटे एटम्स मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल यानी एसिड बनाते हैं। ऐसे ही गोल्ड में है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल इसके याद रखिए। देन नेक्स्ट है इसका मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं वो कोलाइड्स इन विच पार्टिकल साइज इज इटसेल्फ लार्ज, जिसमें पार्टिकल साइज अपने आप में ही बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जितने बायोमोलिक्यूल पढ़े हैं, बायोमोलिक्यूल के जितने भी एग्जाम्पल हैं। बायोमोलिक्यूल मतलब बॉडी के अंदर जो पॉलीमर पाए जाते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर और एनिमल बॉडी के अंदर, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, ये सारे काहे के एग्जाम्पल हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। तो स्टार्च सॉल्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, स्टार्च सॉल्ट, प्रोटीन सॉल्ट एक्सेट्रा, है ना। और अब आती है बात एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स वो होते हैं जो लो कंसंट्रेशन में बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट इन हाई कंसंट्रेशन दे बिहेव्स एज कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपल है। सोप डिटर्जेंट इसका एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल इनका भी याद करिए। तो फोर्थ पॉइंट हो गया एग्जाम्पल सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो एसोसिएट कोलाइड्स हो गए कोलाइड्स विच बिहेव्स एज a strong electrolyte in lower concentration but as a colloidal solution in higher concentration। तो एग्जाम्पल हो गया इनका सोप एंड डिटर्जेंट। अब आई बात इनके मॉलिक्यूलर मास की।
0.2 डिफरेंस का देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर नॉट हाई, यानी एटम है, सल्फर के एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बन गया तो इनके मॉलिक्यूलर मास हाई नहीं होते हैं। और ये क्या है, ये बायोमॉलिक्यूल हैं, पॉलीमर हैं, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, ये सभी पॉलीमर हैं, यानी इनका 60,000 यू से कम नहीं होगा मोलर मास। और इस सल्फर का कितना होगा, ये एक लंबी चेन बनाते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, इन सब की एक लंबी चेन बनती है। तो ये पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल वाले, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स के। ये मैक्रोमोलिक्यूलर कैसे होंगे, इनका मोलर मास हमेशा ही हाई होगा। तो दे आर हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। और एसोसिएटेड कोलाइड्स का भी मोलर मास हमें ज़्यादातर ज़्यादा ही होता है। इन जनरल दे आर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। देन थर्ड वन है, देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवाल फोर्सेस। इनके एटम्स और मॉलिक्यूल वंडरवाल फोर्सेस से अटैच्ड रहते हैं, हेल्ड टुगेदर मतलब आपस में बंधे रहते हैं। और इनके ड्यू टू लॉन्ग चेन द वंडरवाल फोर्सेस होल्डिंग देम आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इनकी चेन लंबी लंबी होती है और वंडरवाल फोर्स डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पर। सल्फर का तो इतना छोटा सा मॉलिक्यूल और उस एकदम छोटा सा मॉलिक्यूल, उसमें केवल 8 मॉलिक्यूल मिल सॉरी 8 एटम्स प्रेजेंट हैं बस। और ये एक लंबी चेन होती है, मीलों लंबी चेन होती है इनकी, तो इनका जो मोलर मास होगा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना वाले वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो यहाँ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, इनके कंपैरिजन में इनका बहुत ज़्यादा होगा। मैक्रोमोलिकुलर का वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर बिकॉज ऑफ लॉन्ग चेन एंड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लॉन्ग चेन। ठीक है। और इनके केस में, एसोसिएटेड कोलाइड्स के केस में भी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला और चौथा पॉइंट सबके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपका टास्क हो गया ये कि आप जो मैंने वो टेबल बताई थी फिजिकल स्टेट के बेस पर, वो टेबल से क्वेश्चन पूरे लिख करके जितने भी बताए हैं मैक्सिमम बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लिखेंगे। लायोफिलिक लायोफोबिक में डिफरेंस लिख करके, और एसोसिएटेड कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूल ये और मैक्रोमोलिकुलर और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास आप भेजेंगे।